ब्राइटन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। हम देखेंगे कि तत्वों को किस प्रकार से हम वर्गीकृत करेंगे और कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने नियम दिए जिस आधार पे हम लोग तत्वों का वर्गीकरण करने में सफल हुए। तो इस अध्याय में कुछ मुख्य बिंदु है, की पॉइंट्स है जिसको हम पढ़ेंगे। जैसे कि पहला है त्रिक नियम, जिसको इंग्लिश में लॉ ऑफ ट्राइड्स कहते हैं। अष्टक नियम, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। मेंडलीव का वर्गीकरण, मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। मोसले का आधुनिक आवर्त नियम, मोसलेस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तत्वों का आवर्ती गुण, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ये कुछ की पॉइंट्स है, मुख्य बिंदु है जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट के वीडियोस में हम ये दो टॉपिक को कवर करेंगे, त्रिक नियम, अष्टक नियम। उसके बाद सेकेंड वीडियो में हम इस मेंडलीव का वर्गीकरण को, उसके बाद थर्ड वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का मतलब है कि जैसे देखो, हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज के बेस में हम क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। मान लो कुछ एक कॉमन प्रॉपर्टी है, उसके बेस में हम लोग क्या कर दिए, अलग अलग ग्रुप में वर्गीकृत कर दिए। तो मतलब डिवाइड कर दिया, अलग अलग समूह बना दिए। ठीक है, तो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन भी कुछ ऐसा ही होता है कि उनमें कुछ प्रॉपर्टी के आधार पे, कुछ गुण के आधार पे हम उसको अलग अलग समूह में बांट देंगे। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाएगा, वर्गीकरण कहलाएगा। अब वर्गीकरण हम किसका करेंगे, तत्वों का करेंगे। ठीक है, तो तत्व क्या है, तो तत्व, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे लवाइजिए, उनके अनुसार तत्व वह पदार्थ है जिसे और सरल रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि हमारा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिथियम, बेरिलियम और भी बहुत सारे हैं। टोटल अभी लगभग 118 तत्व हमें ज्ञात है। ठीक है, लगभग 118 एलिमेंट्स हमको अभी नोन है। ठीक है, अब ये थोड़ा और समझते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है, कि तत्व वह पदार्थ है जिसे सरल रूप में विभाजित नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल जिसे हम विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि मान लो वाटर। ठीक है, वाटर, अब वाटर किससे मिलके बना होता है, ये बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका मतलब इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O। ये बना किससे है, वाटर, ये बना है तुम्हारा हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ठीक है ना, ये H2O दिख रहा है। अब इसको हम कहीं डिवाइड कर सकते हैं फर्दर, किसमें, दो भागों में, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देख रहे हैं, इसको हम फर्दर डिवाइड कर पा रहे हैं, मतलब इसको हम सरल रूप में और विभाजित कर पा रहे हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मतलब जो सरल रूप में और हम जिसको विभाजित नहीं कर सकते वो हमारा कहलाएगा तत्व, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पर इसको तो हम और डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा पानी जो है, वाटर जो है, ये तत्व नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसको हम और ब्रेक कर दे रहे हैं आगे। तो आगे चल किस में डिवाइड हो रहा है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या है, ये तत्व है। ठीक है, जिसे और सरल रूप में विभाजित नहीं कर सकते, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया। अब इसी का ही हमको वर्गीकरण देखना है, क्लासिफिकेशन देखना है कि इसको हम कैसे वर्गीकृत, मतलब जो वैज्ञानिक है उन्होंने इसको कैसे वर्गीकृत किया, कौन कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने इसको वर्गीकृत करने में सहायता प्रदान की, अपने नियम दिए। ठीक है, तो एक नज़र डालते हैं पीरियोडिक टेबल में। आप सब तो इससे परिचित ही होंगे। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं कि बेसिकली ये है क्या, थोड़ा हल्का सा ओवरव्यू देख लेते हैं। देखो कि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कॉलम है, मतलब ये जो दिख रहा है, 1 2 ये दिख रहा है सब, 3 4 5 6 7 8, ये लगभग 18। ठीक है, तो इनको बोला जाता है ग्रुप, हिंदी में समूह। ठीक है, मतलब जो ये कॉलम है, जो ऊर्ध्वाधर है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है, जो कॉलम्स हैं इनको बोला जाता है ग्रुप, और इसको जो ऐसे ये क्षैतिज है, ठीक है, ये रो जो है, इनको बोला जाता है आवर्त पीरियड। ठीक है, तो इस आधुनिक, ये चूंकि आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें 18 कॉलम्स हैं, 18 स्तंभ हैं, और इसको बोलेंगे 7 रो है। ठीक है, 7 पंक्ति है। तो देखो, इसका जब हम अध्ययन करेंगे ना, किसी मान लो एक ग्रुप के बारे में हम जानते हैं, तो उस ग्रुप से रिलेटेड सभी एलिमेंट्स के बारे में हम जान सकते हैं। जैसे कि मान लो पहला ग्रुप है, ठीक है,
इस पहले ग्रुप के बारे में मान लो कुछ एक प्रॉपर्टी मान लो कि ये जो पहला ग्रुप है ना वो क्या करता है, उसकी वैलेंसी एक होती है। मतलब कि अगर कोई पूछे कि अब लिथियम की वैलेंसी कितनी होती है तो आप बता सकते हो 1। सोडियम को पूछे तो बता सकते हो 1। उसी प्रकार पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम सबको बता सकते हो, क्योंकि इस ग्रुप की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है। संयोजकता आप लोगों ने पढ़ा होगा, संयोजकता। अगर नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। बस अब समझने के लिए बस बता रहा हूँ, हम पढ़ेंगे सब। उसी प्रकार ये जो ग्रुप है, जो समूह 2 है, इसकी वैलेंसी होती है 2, ठीक है। इसकी जो वैलेंसी होती है मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। कहने का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ये भी क्या, और ये पहला वाला क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है हम किसी एक ग्रुप के बारे में पढ़े तो उससे रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार कुछ और देखते हैं, जैसे कि ये ब्लू वाला दिख रहा होगा आपको, ये जो है, ठीक है। इसकी खास बात यह है कि इसको बोला जाता है मेटोलॉइड, ठीक है। इंग्लिश में मेटोलॉइड और हिंदी में बोला जाता है उपधातु। उपधातु मतलब जो धातु की भी तरह व्यवहार करे और अधातु की तरह भी व्यवहार करे। ये सब भी हम देखेंगे कि एक्चुअल में और थोड़े डिटेल से, बस अभी ओवरव्यू टाइप का सुन लीजिए कि धातु क्या मतलब धातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, सब हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो पीले कलर में जो दिख रहा है ये इसको बोला जाता है मेटोलॉइड। हिंदी में उपधातु मतलब जो धातु की तरह भी व्यवहार करे और अधातु की भी तरह व्यवहार करे, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि इसके जो राइट साइड में जो इतने जो दिख रहे हैं ये सब जो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, ठीक है, ग्रीन कलर में, और ये भी ले लो, ये सभी क्या होते हैं, गैस फॉर्म में होते हैं। इस ब्रोमीन को छोड़ के ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है, अपवाद है, हिंदी में अपवाद बोलते हैं एक्सेप्शन को। ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है, मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, बाकी कहता है गैस फॉर्म में रहता है, गैसीय अवस्था में, ठीक है, और ये द्रव अवस्था में। उसी प्रकार इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये सब पूरे ये जो दिख रहे हैं ये सब पूरे ये सब क्या है, ठोस अवस्था में रहते हैं, सॉलिड स्टेट में रहते हैं। ये मरकरी का अपवाद है, ये भी नॉर्मल टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में रहते हैं। जैसे ये मरकरी का उपयोग आप जानते हो कि जो डॉक्टर है वो ताप मापी अपने जो थर्मामीटर होते हैं जिसे हम टेम्परेचर चेक करते हैं उसके लिए करते हैं जनरली, ठीक है। तो देखो कितना अच्छे से, कितना सुव्यवस्थित तरीके से क्या है, ये व्यवस्थित है कि हम बता सकते हैं कि अगर ये जो क्या है उपधातु है जिसके इस राइट हैंड साइड तरफ अधातु है जो जनरली गैस अवस्था में होते हैं, और इसके लेफ्ट हैंड साइड तरफ ऐसे एलिमेंट हैं जो धातु हैं और जो जनरली ठोस अवस्था में रहते हैं, कुछ को छोड़ के, ठीक है। और ये चीज़ ना, और ये जो नीचे का 2 लाइन दिख रहा होगा, ये 2 पंक्ति, ये बेसिकली क्या है, ये यही का है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से व्यवस्थित मतलब अच्छा दिखे करके इसको नीचे रख दिया है। जैसे देख सकते हो ये 56 के बाद 57 से लेके ये 71 तक ये है, और 71 के बाद देख सकते हो ये 72, ठीक है। आप पीरियडिक टेबल में देख सकते हैं। उसी प्रकार ये क्या है तुम्हारा 88 और 89 के बाद से पूरे 103 तक ये है, फिर 104 के बाद यहाँ से स्टार्ट है, मतलब बेसिकली ये बीच का ही पार्ट है। तो इसको अच्छे से दिखाने के लिए नीचे रख दिया गया है, ठीक है। तो ये तो था हल्का सा ओवरव्यू। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये जो पीरियडिक टेबल है बेसिकली इसको बनाने में कौन कौन से वैज्ञानिकों ने, इस पूरे पीरियडिक टेबल को कौन कौन से वैज्ञानिकों ने बनाने में मदद की, किसने किसने अपना नियम दिया, अपने कुछ कानून बनाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं डुबेराइनर का त्रिक नियम, डुबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्राइट्स, ठीक है। देखो त्रिक से 3, ठीक है, ट्राई मतलब 3 होता है, ठीक है। अपने नियम बताया, उन्होंने कुछ प्रयोग किए, उन्होंने कुछ अध्ययन किया कि परमाणु को हम किस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। तो उस टाइम क्या था 33 एलिमेंट्स, ठीक है, 33 एलिमेंट्स ही नोन थे, खोजे गए थे। अब उनका व्यवस्थित करना था तो उन्होंने अपना एक नियम बताया। उन्होंने ये कुछ बोला कि जब समान गुणों वाले 3 तत्व, जब समान गुणों वाले मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका जो गुण है, जो प्रॉपर्टीज है वो सेम हो, ठीक है, ऑलमोस्ट बोल सकते हो, तो उनको यदि हम बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए, जब उनके जो परमाणु भार, जाहिर से बात है उनका कुछ भार होगा, तो उनको हम बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। तो उनको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो समूह के बीच वाले तत्व का परमाणु भार, जिसका परमाणु भार है, तथा उसका जो गुण धर्म है
वो शेष दो तत्वों के परमाणु भार के औसत और जो उसका गुण धर्म है वो उसके मध्य होगा। तो चलिए बोलना क्या चाह रहे हैं इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये ए बी सी तीन तत्व हैं, माफ कीजिए तीन तत्व है जिनका परमाणु भार मान लो 2 है, 3 है और ये 4 है। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है कि अब हमने इसको क्या कर दिया, बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित कर दिया। ए का 2 है, बी का 3, सी का 4, ये इसका परमाणु भार है। ठीक है, तो ये बोलना ये चाह रहा है कि जब देखो यहाँ पे लिखा ना कि उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए। अब ये व्यवस्थित कर दिए तो समूह के बीच वाले तत्व का परमाणु भार, तो ये बीच वाला तत्व कौन हो गया, बी। इसका जो परमाणु भार है, ये परमाणु भार कितना माने अभी हम लोग ने 3, वो क्या होगा, शेष दो तत्वों के परमाणु भार के औसत होते हैं। तो इसका जो परमाणु भार होगा ये बी का, बीच वाले तत्व का, उसको शेष दो तत्व कौन सा होगा, ए और सी, इनके परमाणु भार के औसत होगा। कौन सा, ये जो बीच वाला बी है उसका परमाणु भार। तो इसका औसत कैसे निकालते हैं, कुछ इस प्रकार, ये 2 हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे इसके परमाणु भार को, 2 + 4, ये 2 + 4, अब ये कितने परमाणु है, मतलब कितने परमाणु भार को जोड़ रहे हैं, 2 चीज़ को, तो यहाँ से 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ गया, ये 6 और डिवाइड बाई 2, तो आया कितना, 3। ठीक है, देख सकते हैं। तो यही बोलना चाह रहा है, ठीक है, कि इसका जो परमाणु भार है, जिस बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष दो तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने औसत निकाल दिया। तो ये बोलना चाह रहा था, और साथ में उन्होंने ये बताया कि जो गुण धर्म होते हैं उनके मध्य होते हैं, मतलब इस वाले का जो गुण धर्म होगा, जो भी प्रॉपर्टीज होंगे वो इन दोनों के मध्य होंगे। मतलब कुछ कहने का मतलब है कि मान लो कुछ इसका गुण है वो इसमें बी वाले में होगा और इसका भी जो गुण है इस बी वाले में होगा, मतलब वो दोनों की तरह एक प्रकार से व्यवहार करेगा, उन्होंने ये बताया। ठीक है, फिर इस प्रकार उन्होंने अरेंज किया और उन्होंने 3 त्रिक बनाए। ठीक है, जैसे कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, उन्होंने 3 तत्वों को व्यवस्थित किया। ठीक है, अब जैसे कि तत्वों को ही ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और ये हो गया पोटेशियम। ठीक है, तो ये सोडियम का भार कितना है, 6.9 और इसका भार है 23 और इसका भार है 39.1। जब हम इसको जोड़ते हैं, इसके द्रव्यमान को जोड़ते हैं 6.9, ठीक है, अब ये 39.1, तो ये क्या हो गया, ये 10 हो गया, इसका 0 हाथ मिला 1, तो ये हो गया 1 और 1 10 और ये 6 16, यहाँ पे दशमलव है और यहाँ पे 1 दे दिए, तो ये हो गया 4। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे क्योंकि एवरेज निकालना है, तो डिवाइड करेंगे, जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे कि 2 है, तो डिवाइड करने के बाद ये कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो देखो इसका एवरेज कितना निकला, 23, और यही किसके बराबर है, 23 के बराबर। तो इस प्रकार उन्होंने ये बताया कि जो अगर समान गुण वाले तत्व लेते हैं तो जो मध्य का तत्व है उसका भार शेष दो तत्वों के भारों के औसत होता है और इसका जो गुण होगा वो शेष दो तत्वों के मध्य होगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार, और उन्होंने केवल 3 त्रिक ही बना पाए थे, ज़्यादा उन्होंने नहीं बना पाए थे। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये 3 त्रिक हैं। ठीक है, और ये थे डोबेराइनर जी, जो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, उनके बारे में कुछ है, पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़ याद रखना, जब इन्होंने तत्वों को वर्गीकृत किया तो इन्होंने अपना आधार क्या बनाया, मतलब किस आधार पे किया, परमाणु भार के आधार पे। ठीक है, एटॉमिक मास के बेस में उन्होंने जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंजमेंट करने की कोशिश की। ठीक है, पर ये सफल नहीं हो सकी क्योंकि ये सभी जो एलिमेंट्स थे उनको ये वर्गीकृत नहीं कर पाए थे, क्लासीफाई नहीं कर पाए थे। ठीक है, अब देखते हैं न्यूलैंड्स के बारे में। न्यूलैंड्स ने भी अपना एक नियम दिया था जिसे अष्टक का नियम कहते हैं। ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक है और इनको संगीत से बड़ा प्रेम था। ठीक है, इनका काम करने का तरीका ही कुछ हटके था, आप बोल सकते हो। ये जब कुछ भी चीज़ करते थे तो संगीत को थोड़ा
उसमें मिला जुला के करते थे, क्योंकि उनको संगीत से बड़ा प्रेम था, तो उनको अच्छा लगता था। ठीक है, तो उन्होंने भी एक नियम दिया। तो वो नियम कुछ इस प्रकार है कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो वे इस प्रकार क्रमबद्ध हो जाते हैं कि एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है और प्रत्येक 8वें तत्व की विशेषता या गुण धर्म पहले तत्व से मिलते हैं। और उन्होंने फिर इसकी तुलना, जो अपने नियम दिया उसकी तुलना संगीत के सुरों से की। ठीक है, पहले तो ये जान लेते हैं कि संगीत के सुर से उन्होंने क्यों की, फिर इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, देखो जिस प्रकार क्या होता है, संगीत में 7 सुर होते हैं, ये देख सकते हो, सा रे गा मा पा धा नी सा, सॉरी नी। ठीक है, पर आप लोग ने अभी देखा कि जब मैं बोला तो इसमें सा है, मतलब ये जो 7वां सुर है ये फिर से रिपीट हुआ, मतलब वो यहाँ पे फिर से आया, यहाँ पे ये फिर से आया। मैंने पढ़ा ना, जब हम पढ़ते हैं तो सा रे गा मा पा धा नी सा, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, जो यहाँ पे फिर 8वां सुर आ रहा है, पर 8वां सुर क्या है, ये पहला ही सुर है। मतलब ये जो पहला सुर है ये अपने आप को रिपीट करता है, कब, एक निश्चित अंतराल के बाद, मतलब हर एक 7वें सुर के बाद ये जो 8वां सुर आता है वो बेसिकली पहला ही सुर होता है। ठीक है, तो इसी तरह ही उन्होंने बताया कि जब हम तत्वों को इस प्रकार उनके जो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, ठीक है, इन्होंने भी परमाणु भार को ही बेस बनाया उनको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के लिए। तो उन्होंने ये बताया कि जब हम तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं, ठीक है, तो वो इस प्रकार क्रमबद्ध हो जाते हैं, मतलब इस प्रकार वो व्यवस्थित हो जाते हैं कि एक निश्चित अंतराल के बाद, मतलब एक हमेशा एक निश्चित अंतराल रहेगा ना, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 7वां सुर के बाद जो 8वां सुर बेसिकली क्या रहता है, सा ही रहता है। तो यही बात बोलना चाह रहे कि एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों में पुनरावृत्ति होती है, मतलब वो फिर से आते हैं, बार बार दोहराते हैं, होती है। ठीक है, और प्रत्येक जो 8वां सुर जो तत्व होता है, माफ कीजिए, जो प्रत्येक 8वां तत्व होता है उसकी विशेषताएं और गुण धर्म पहले तत्व के गुण धर्म से मिलती है। जिस प्रकार ये 8वां सुर है वो बेसिकली क्या होता है, पहला ही सुर होता है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी गुण धर्म सेम 8वें सुर जैसे ही होती है। ठीक है, अब जैसे उन्होंने बेसिकली उस टाइम 56 तत्व ज्ञात थे जब ये अपना नियम दिया था, तो उन्होंने कुछ जो तत्व हैं उनको इस प्रकार से जमाया, जैसे कि देख सकते हो ये उन्होंने जमाया वो इस प्रकार था। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम। आप यहाँ पे बोलोगे हीलियम कहाँ है, तो देखो उस टाइम हीलियम की खोज नहीं हुई थी, ये अक्रिय गैस, क्योंकि ये अक्रिय गैस थे, आसानी से क्रिया नहीं करते थे, इसलिए उनकी खोज ही नहीं हुई थी उस समय। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद इस प्रकार से व्यवस्थित था। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 हो गया। अब ये हो गया 8वां तत्व। ठीक है, तो ये 8वां तत्व का गुण धर्म किससे होगा, हाइड्रोजन के समान होगा। ठीक है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। ठीक है, मतलब कहीं से भी लो तो जो 7वें के बाद, मतलब 7वें के बाद जो 8वां तत्व आएगा उसका गुणधर्म पहले वाले तत्व के जैसा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए इसको लेते हैं, मान लो ये बोरॉन को लेते हैं। ठीक है, तो बोरॉन 1 हो गया, कार्बन 2, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 4, फ्लोरीन 5, सोडियम 6, मैग्नीशियम 7 और ये एल्यूमिनियम 8। तो इनका जो गुण धर्म है वो बोरॉन जैसे होगा, उन्हों का ये कहना था। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने अपना ये नियम दिया, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। ठीक है, इसे इंग्लिश में न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते हैं। अब परंतु क्या था कि इन्होंने अपना नियम तो दे दिया, पर इनमें कुछ विसंगतियां पाई गई। ठीक है, मतलब बोल सकते हो कि जो इन्होंने अपना नियम दिया वो पूर्ण रूप से अप्लाई नहीं हो पा रहा था। ठीक है, कि वो जो तत्व हैं उनको अच्छे से व्यवस्थित नहीं कर पा रहा था। तो इनकी जो कुछ विसंगतियां हैं, जैसे कि आप पहला विसंगतियां यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने ये बताया विसंगतियां कुछ इस प्रकार था कि उन्होंने केवल 56 तत्व तक ही सीमित था, मतलब उनका जो ये नियम था वो केवल 56 तक जो तत्व है उनके तक सीमित था, और जो नए तत्व था उनके लिए कोई रिक्त स्थान नहीं था। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हीलियम जो क्या बोलते हैं, हीलियम नहीं है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे हीलियम नहीं है, नियॉन नहीं है, आर्गन नहीं है। ठीक है ना, अगर मान लो ये सब तत्व आते हैं
तो इनके हिसाब से तो इनका फिर नियम ही गलत होता, क्योंकि ये क्या बोले हैं, प्रत्येक 8वां तत्व बोले। अगर मान लो यहाँ पे हीलियम आ जाता, यहाँ पे नियॉन आ जाता, क्योंकि चूंकि आता है ठीक है बाद में, ये हमारा आर्गन आता है यहाँ पे, पता है ना। तो इस हिसाब से देखो तो ये रिपीट करेगा, वो क्या करेगा, प्रत्येक 9वां तत्व होगा, ठीक है, क्योंकि इसका और इसका जो गुण है मिलेगा, तो ये तो अब 8वें के बजाय अब 9वें में रिपीट होगा। तो बोल सकते हो कि इस प्रकार इनका जो ये है, जो नियम दिया अष्टक का नियम, ये तो ऐसे ही विफल हो गया, ठीक है ना। पहला पॉइंट ये था कि उन्होंने मतलब इनका जो नियम था वो सिर्फ और सिर्फ 56 जो तत्व वहाँ तक सीमित था। नए तत्वों के लिए, ये जो नए तत्व हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनके लिए कोई जगह ही नहीं था इनके नियम में। अब उसके बाद दूसरा ये था कि ये जो सिद्धांत है केवल कैल्शियम तक ही लागू था, ठीक है, ये जो है ये कैल्शियम तक ही लागू था। कहने का मतलब जब हम देखते हैं कि जैसे मान ले हम लोग ने ये पढ़ा ना, स्टार्ट किया कि लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, ये जो था वो सोडियम 8वां था, तो इनका गुण मिल रहा था। पर जब हम कैल्शियम की बात करते तो ये मिलता नहीं था, इनका जो गुण धर्म है वो नहीं मिलता था। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ये आयरन, ठीक है, ये आयरन का गुण धर्म इससे नहीं मिलता था। कैसे, अब अगर गिने तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ये 7वां, ये 8वां, तो ये 8वां आयरन है और सल्फर, इनका गुणधर्म मिलना चाहिए, पर नहीं, क्योंकि देखो आयरन क्या होता है, किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड स्टेट में, मतलब ठोस अवस्था में, और ये गैस अवस्था में। तो हो गया ना डिफरेंस, नॉर्मल जिसका प्रॉपर्टी है। तो इस प्रकार ये भी था कि इनका जो नियम है वो सिर्फ कैल्शियम तक लागू होता था और आगे तक लागू ही नहीं होता था, ठीक है। और कैल्शियम के बाद जो 8वें तत्व के आते थे उनका गुणधर्म पहले तत्व से मिलता नहीं था। ये कुछ इनका विसंगतियां पाई गई इनके नियम में। तो इस प्रकार इनका भी जो नियम था, अष्टक का नियम, वो विफल रहा तत्वों को वर्गीकृत करने में, ठीक है। अब इसके तो ये आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेंडलीव के नियम इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अगर कुछ डाउट हैं तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।